मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैंने व्याख्यान के लिए जो विषय चुना है वो है कोलरिज का कल्पना सिद्धांत। कल्पना आभासी दुनिया का मनोहारी सत्य है। समाज कैसा है ये इतिहास बताता है, लेकिन समाज कैसा हो ये तय करना साहित्यकार का दायित्व है। संभावनाओं की तलाश रचनाकार कलाकार को कल्पना की दुनिया में खींच ले जाती है। कल्पना कला का प्राण तत्व है। ये आपदा हमारे जीवन को बहुत उबाऊ और नीरस बनाकर अवसाद के गहन अंधकार में हमें झोंक देती अगर हमारे पास कल्पना शक्ति नहीं होती। घरों के एकांत में लोगों ने अपनी कला को नई उड़ान दी। किसी ने गायन के क्षेत्र में, किसी ने साहित्य रचना के क्षेत्र में, किसी ने बौद्धिक प्रतिभा निखारने में, तो किसी ने पाक कला में। जीने की यही सकारात्मक सोच हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हारने नहीं देती है। प्लेटो ने कल्पना को फैंटेसिया कहा और उसे यथार्थ का आभास बताया। कल्पना ही काव्य का सृजन करती है ऐसा नहीं है। वो भाव तत्व के साथ कवि के चिंतन को परिष्कृत करती है और उसमें सरसता, मसृणता और प्रेषणीयता जैसे गुणों का समावेश करती है। कोलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक पुस्तक में काव्य शास्त्र संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसमें उन्होंने कल्पना की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है और कोलरिज की ये व्याख्या जो है कल्पना की वो उनका मौलिक चिंतन है। कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, ऊहा उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा जो सर्वत्र और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। ऐसा कोलरिज का विचार है। कोलरिज के अनुसार ये कल्पना शक्ति ही है जो निराकार विचारों और भावों को रूपायित करती है। उन्होंने कल्पना इमेजिनेशन और ऊहा फैंसी में अंतर भी स्पष्ट किया। कल्पना जहाँ सार्थक बिंबों की रचना करती है, वही ऊहा कपोल कल्पना या फिर दिवा स्वप्न है। दरअसल ऊहा निम्न कोटि की मनगढ़ंत बिंब रचना है। कल्पना आत्मा की एक शक्ति है जो दिव्य भी है और सर्जनात्मक भी। उसका प्रमुख गुण रचनाशीलता है, इसलिए वो विवेकमयी है। कल्पना निर्मित बिंब सार्थक और संबद्ध होते हैं। इसी शक्ति के द्वारा भाव और विचार साकार होते हैं। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसके एक बिंब अथवा अनुभूति अनेक बिंबों और अनुभूतियों को जन्म देती है। जैसे हम एक गुलाब के फूल की कल्पना करते हैं तो उस गुलाब के फूल को हम नायिका के केशपाश में, देवता की प्रतिमा पर या कोट के बटन होल में भी परिकल्पित कर लेते हैं। जाहिर है कि एक विशेष रूप से अनेक रूपों में ढलने वाली प्रक्रिया कल्पना से ही संभव है। स्मृति की असंकल्पित क्रिया ही
कल्पना के बिंबों को आकार देती है। फिर उसमें अनुभूति, आकार एवं यथार्थ संश्लेषण में विशिष्ट गुणों का समावेश हो जाता है। अंततः कल्पना अनेक परिस्थितियों को चेतना के एक क्षण में सृजन हेतु प्रेरित कर देती है। जैसे किसी ने गुलाब का फूल अगर देखा ही नहीं है तो वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। कोलरिज कल्पना के दो स्तरों को स्वीकार करते हैं। एक है मुख्य कल्पना और दूसरी है द्वितीय कल्पना। मुख्य कल्पना जहाँ स्मृति द्वारा बिंब रचना की प्रक्रिया है, वही द्वितीय कल्पना अतीन्द्रिय प्रक्रिया है। ये दोनों प्रक्रियाएं इतनी त्वरित गति से घटित होती हैं कि पता लगाना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक अंत है और दूसरे का आरंभ है। जैसे हम गुलाब का फूल लेते ही, नाम लेते ही अनेक रूपों में सहज ढंग से उसे कल्पित कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक क्रम से दूसरे क्रम में जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वस्तुतः ये कल्पना की ही चित्र प्रक्रियाएं हैं। मुख्य कल्पना वो है जो प्रत्यक्ष बोध कराती है। यहाँ विश्लेषण और चिंतन का समावेश नहीं होता है। द्वितीय कल्पना की प्रक्रिया दोहरी है, जो संश्लेषण में एक सुव्यवस्थित मानसिक अनुभूति है। इसका सचेतन संकल्प शक्ति के साथ सह अस्तित्व होता है। कोई घटना जैसे ही चेतन मन में प्रवेश करती है, स्मृति की सहचरी कल्पना उद्दीप्त होकर उस स्थित विशेष की ओर प्रवृत्ति हो जाया करती है। ये एक प्रकार से विक्षोभ, अशांति और असंतुलन की स्थिति होती है। कवि इस अनुभूति से उत्पन्न शक्ति को लयपूर्ण भाषा में अभिव्यक्त करके मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः कल्पना शक्ति ही है जो साधारण मनुष्य से कवि को असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करती है। किसी घटना के दृष्टा असंख्य होते हैं, पर उस घटना को कविता का रूप देने वाला कोई विरला ही होता है। जैसे हम निराला की तोड़ती पत्थर कविता को देखें। किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए अगर हम देखें तो उस बिल्डिंग के आगे तमाम महिलाएं बैठकर पत्थर कूटने का काम करती हैं, लेकिन निराला की कल्पना शक्ति, निराला की संवेदना शक्ति ने उस पत्थर तोड़ने वाली को अजर अमर बना दिया है। आत्माभिव्यक्ति को रूप देकर कवि एक प्रकार का विरेचन प्राप्त करता है और फिर तनाव मुक्त हो जाता है। आत्मचेतन द्वारा अस्पष्ट अनुभूति के विक्षेप की प्रक्रिया ही द्वितीय कल्पना है। साहित्यकारों ने इसे काव्य विरेचन की भी संज्ञा दी है। इस अनुभूति से मुक्त होना काव्य सृजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कवि व्यक्तित्व के विकसित होने से कवि की सहज बुद्धि और तर्क बुद्धि के मध्य तनाव आ जाता है। द्वितीय कल्पना इस तनाव का समाधान करती है। इसी को मुक्तिबोध कल्पना का तीसरा क्षण कहते हैं। यह आवश्यक भी नहीं है कि प्रत्येक कवि का संतुलन एक ही तरह का हो। किसी में सहज बुद्धि अधिक होती है तो किसी में तर्क बुद्धि, और इसी आधार पर एक कविता में सचेतन अथवा अचेतन का कम या अधिक होना निर्धारित होता है। कोलरिज ने सत्य ही कहा है कि कल्पना के नियम स्वतंत्रता एवं विकास के नियम है। कल्पना के लिए स्वच्छंद कल्पना का सहयोग आवश्यक है।
वस्तुतः कल्पना उच्चतर बौद्धिक शक्ति पर निरंतर स्वच्छंद कल्पना के अनुरूप शक्ति के माध्यम से ही सक्रिय होती है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कल्पना संबंधी कोलरिज के विचार अत्यंत मौलिक और विवेक सम्मत हैं। कल्पना का व्यापार मूर्त विधान करता है, वो ग्राहक भी है और विधायक भी। वस्तुतः कल्पना ही वो तत्व है जिसके आधार पर कवि प्रतिभा आकार ग्रहण करती है। धन्यवाद। हमेशा की तरह आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना आपके विचार पर निर्भर है, लेकिन कमेंट देना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव अवश्य दें ताकि हमें अगला वीडियो तैयार करने में सुविधा हो। धन्यवाद।